नमस्कार, मैं अवनीश मलासी हिंदी साहित्य का एक अदना सा विद्यार्थी हूँ। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली से आता हूँ और वहीं के एक छोटे से नगर गोपेश्वर में पला बड़ा हूँ। गोपीनाथ की असीम कृपा है कि आप लोग मेरी छोटी छोटी तुकबंदियों को पसंद करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा से कुछ अच्छा लिखने की, ताकि मैं जो भी लिखूं उस सब पर आप सब लोगों को गौरव हो, आप सब लोगों को खुशी हो। किसी भी सफलता के पीछे हमारे पारिवारिक लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वही योगदान मेरे साथ भी है। मैं जब भी कोई कविता लिखता हूँ तो सबसे पहले वो कविता अपनी माँ को सुनाता हूँ और मेरी माँ अगर उस कविता को कहती है कि हाँ ये अच्छी है, तो तभी मैंने उसको कभी भी उस कविता को मंच पे सुनाया। मेरी अधिकांश कविताएं मेरे टू व्हीलर पे चलते हुए, मुझे एक्टिवा चलाते हुए या बाइक चलाते हुए जो है उनके विचार मेरे मन में आए और मैंने बाइक किनारे खड़ी करके फोन में उन शब्दों को जोड़ लिया, उन शब्दों को लिख लिया। मैं गोपेश्वर से आता हूँ और वहीं पला बड़ा हूँ। अपने जब मैं क्लास 9th में था तब पहली बार कुछ कविताएं जोड़ने, कुछ तुकबंदी करने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने सराहा और जैसे हमारे यहाँ होता है कि पढ़ाई के अलावा बाकी सारे कामों में लगता है कि ये सारे फालतू के काम हैं, वैसे ही डांट भी खाई नया लिखने पे। इसलिए तब से ही एक आदत पड़ गई कि डायरी में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एक डर था कि अगर डायरी में लिखूंगा और कभी वो डायरी पकड़ी गई तो शायद मुझे डांट पड़े। तो इसलिए जब भी लिखा तब रफ कॉपियों के पीछे लिखा या जो भी मेरे हाथ में कोई पेपर होता था उस पे ही जो भी विचार मन में आए उस पे लिखा। तो आज भी डायरी में नहीं लिखता और वहां से ये काव्य यात्रा शुरू हुई जो मेरे ग्रेजुएशन के दिनों तक चली और उसके बाद मैं देहरादून आ गया अपने MBA करने के लिए। तो साहित्य से एक जुड़ाव भी टूट गया, लेकिन फिर 2018 में एक दिन मुझे एक कार्यक्रम में श्रीकांत जी मिले जो बच्चों को कविताएं सुना रहे थे और मेरा उनसे परिचय नहीं था कि वो एक कवि हैं। लेकिन जब वो कविताएं सुना रहे थे और मुझे भी वहां बैठा दिया गया तो मैं भी मैंने कहा उनसे कि एक कविता मेरी भी, और मैं उनको कविताएं सुनाने लगा। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा लिखते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि सर 2005 के बाद से तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। 2005 के बाद से जब से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरी BSc भी, तो तब से मैंने कुछ लिखना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा नहीं अवनीश जी, आप अच्छा लिखते हो। और मुझे बाद में पता चला कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, वो एक राष्ट्रीय कवि हैं। तो उनकी वो तारीफ मेरे लिए एक फिर से वो हनुमान को उसका बल याद दिलाने जैसा साबित हुई और मैं फिर से लिखने लगा। अगली बार जब श्रीकांत जी मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि अवनीश जी, आप मेरे साथ कवि सम्मेलन में चलोगे? तो मैंने हाँ कहा और मैं उनके साथ पहले कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के मंच की वो सीढ़ियां जब मैं चढ़ रहा था तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो सीढ़ियां कितने लोगों का अरमान है, कितने लोगों का ख्वाब होती हैं जो चाहते हैं कि जो भी कविताएं लिख रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कवि सम्मेलनों के मंच से अपनी कविताओं का वाचन कर पाएं। लेकिन ये मौका मुझे सहज ही मिल गया। शायद आप लोगों की शुभकामनाएं थी, क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि मेरे हर शब्द के पीछे जो सामर्थ्य है, जो जोश है, वो आप लोगों का प्रोत्साहन है। तो वहां भी आप लोग मेरे हर एक शब्द के साथ जुड़े थे। मेरा जो पहला कवि सम्मेलन था उसका वीडियो मेरा दोस्त पवन बना रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, आप सबका उसमें योगदान है। तो वो उसका वीडियो बना रहा था और जब उसका वीडियो बन गया और उसको मैंने फेसबुक पे डाला तो काफी लोगों ने उसकी सराहना की। और ऐसे में मेरी जो ये नई काव्य यात्रा है, जो अभी जिसकी शुरुआत हुई है, वो शुरू हो गई, वो चल पड़ी। फिर जैसे मेरा दोस्त है मुकेश, अच्छा गाता है, अच्छा संगीत की जानकारी रखता है, तो वो मेरी कविताओं को धुन देने लगा, वो मेरी कविताओं की धुन बनाने लगा। तो ऐसे में मेरी कविताएं संयुक्त प्रयास हैं जिनमें कोई किसी ने उसको आप लोगों ने उसे शेयर किया, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना और सराहा।
और तब जाके जो आज एक नाम जिसको थोड़ा बहुत भी अगर साहित्य जगत में जाना जाता है तो उसकी शुरुआत हुई। और मैं हमेशा से आप लोगों का आभारी हूँ। मुझे कभी भी ये भ्रम नहीं हुआ कि मैं किसी भी एक छोटे से एरिया का या किसी भी एक छोटे से क्षेत्र का एक अच्छा कवि हूँ। मैं अच्छा लिखने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कितना कामयाब अभी तक हो पाया ये एक प्रश्न है। हाँ, मेरे हर एक शब्द को आप लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। मेरे हर एक शब्द पे पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के लोग जो जिसने सुना उन्होंने अपना भरपूर प्रेम मुझे दिया है। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मैं सबसे अच्छा लिखने वाला हूं तो ये शायद मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे अच्छे लिखने वाले लोग मेरे स्कूल के दिनों से मेरे साथ थे जो मुझसे भी बहुत अच्छा लिख रहे थे। ये अलग बात है कि वो मंच तक आए या नहीं आए, या उनकी मंचीय यात्रा कितनी सफल और असफल रही। लेकिन हाँ, इस मेरे पूरे परिवेश में जो साहित्य का परिवेश है उसमें नए लिखने वालों से लेकर और पुराने लिखने वालों तक बहुत शानदार लिखने वाले लोग हैं जिनसे मैं हर पल कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने परिचय की पहली पंक्ति में भी कहा कि मैं हिंदी साहित्य का एक अदना सा विद्यार्थी हूँ जो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये भ्रम पाल लेना कि हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या मेरे से बेहतर कोई नहीं, मैं इस पंक्ति में सबसे अंतिम कोने पे खुद को देखता हूँ। और श्रेष्ठता की सूची में अभी तो मैं उस कतार में भी खड़ा नहीं हुआ जिन्हें श्रेष्ठता की सूची में गिना जा सके। मेरा विचार है कि हर एक व्यक्ति कवि है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में कभी ना कभी कुछ ऐसे भाव आते हैं जिन्हें वो लिखे या ना लिखे, लेकिन उसमें कविता होती है। इसलिए किसी के शब्दों को या किसी के मनोभावों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और एक और कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और ये जो कविता का क्षेत्र है, जहां सूर्य की रोशनी न पहुंच पाए वहां तक एक कवि के विचारों की सीमा हो सकती है। ये विचारों का ब्रह्मांड अथाह सागर लिए, ये बहुत बहुत अनंत गहराइयां अपने आप में लिए हुए है। और विचारों के सागर में कवि के या एक विचारक के विचार कहाँ तक यात्रा कर पाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं होती। और यहाँ कवि कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, हर एक व्यक्ति के विचारों की वो सीमाएं हैं। हो सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में मैं कुछ शब्द जोड़ के उन्हें शब्दों में पिरो लेता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ नया सृजन कर रहा है। और सृजन की यही शक्ति एक कवि में भी होती है। और उन्हीं विचारों की परिकल्पना के साथ एक कवि भी होता है जो शब्दों में अपनी बातों को पिरो लेता है। कवि की कुछ सफलता नहीं होती जब तक वो समाज की बात करता रहेगा, जब तक वो समाज के विचारों को अपने अपने शब्दों में पिरोता रहेगा, जब तक वो समाज के मनोभावों को, समाज की खुशी, समाज के गम और समाज में समस्त हर्ष और विकार की जो वस्तुएं हैं उन्हें अपनी कविता से परिभाषित करता रहेगा, तब तक वो समाज में स्वीकार्य रहेगा, उसकी स्वीकार्यता बनी रहेगी। और यही स्वीकार्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी रामायण, जिसमें तुलसी ने राम की कथा को ऐसा पिरो दिया कि आज भी उसकी हर एक जो पंक्ति है वो अपने आप में किसी सूक्ति से कम नहीं है। और आप जब भी ये प्रयास करें कि रामायण से कुछ पंक्तियां उठा के, जो सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां उन्हें उठा के उनका संग्रह करें, तो मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं इसमें अपने आप को असमर्थ पाता हूं। मैं जितनी बार भी रामायण को पढ़ने की कोशिश करूंगा उतनी बार अपने को असमर्थ महसूस करूंगा। तो जब तुलसी अपने आप को कभी कामयाब नहीं मान पाए तो मुझ जैसे या कोई आज के नवीन जो कवि हैं वो अपने आप को किस पैमाने पे कामयाब मानेंगे ये तो शायद वो ही जाने। लेकिन कवि की कोई सफलता नहीं होती जब तक वो लोगों के मनोभावों को समझ पा रहा है, जब तक लोगों के सुख और दुख में शामिल है, तब तक वो स्वीकार्य है। उसकी स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता हो सकती है, उसकी सफलता और असफलता नहीं होती। मैं ऐसा कभी भी कुछ खास नहीं करता। मैं मानता हूँ कि मेरी कविता लिखने की जो शक्ति है वो टोटली गॉड गिफ्टेड है, वो ईश्वर प्रदत्त है। माँ शारदा कभी कृपा कर देती हैं तो कविता अवतरित हो जाती है। और उसके लिए कुछ विशेष पढ़ने या लिखने की मुझे कभी भी आवश्यकता, वो आवश्यक है लेकिन
और मेरे प्रयासों में शायद वो कमी हमेशा रही कि मैं बैठ के यदि कुछ लिखना चाहूँ तो वो नहीं लिख सकता। और माँ शारदा की कृपा कुछ ऐसी है कि वो उनके विचार, उनकी प्रेरणा से वो शब्द कहीं भी जुड़ जाते हैं। मेरी अधिकांश कविताएं मेरे टू व्हीलर पे चलते हुए, मुझे एक्टिवा चलाते हुए या बाइक चलाते हुए जो है उनके विचार मेरे मन में आए और मैंने बाइक किनारे खड़ी करके फोन में उन शब्दों को जोड़ लिया, उन शब्दों को लिख लिया। नहीं तो मेरी ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि मेरा अध्ययन बहुत ज्यादा है या मैंने कविता लिखने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, मैं तो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ। उसके बाद MBA किया और MBA से ही नेट क्वालिफाइड हूँ। अपने जीवन के अधिकांश समय जो है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या फिर मैथ्स और कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई। तो मेरा मानना है कि माँ शारदा की प्रेरणा ही होती है कि मैं कुछ लिख पाता हूँ, अन्यथा मेरा कोई ऐसा विशेष प्रयास कभी नहीं रहा कि मैंने कविता लिखने की कोशिश की और वो बन गई। आपके जीवन में कवि के अलावा एक प्रोफेशनली आप और क्या काम करते हैं? मैं मूल रूप से एक अध्यापक हूँ। मैंने बताया कि 2005 तक मैं एक विद्यार्थी था। मैं तब तक अपना BSc कर रहा था और तब तक जितनी भी कविताएं लिखी वो कविताएं लिखी। उसके बाद MBA करने आ गया और जॉब करने लगा। इस बीच मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी। यदि कुछ प्रेरणा बनी भी तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैंने उसे जोड़ के सहेज कर रखने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन मैं पिछले 2-4 सालों से, फिर से 2 सालों से मेनली मैंने लिखना शुरू किया है। लेकिन इस बीच में जो मेरा मुख्य व्यवसाय रहा, जो मैं जिसके वजह से मेरी पहचान थी, वो थी एक अध्यापक की। और मेरा मानना है कि अध्यापक एक शरीर नहीं है, अध्यापक एक विचार है। और एक अध्यापक के ही कांधों पे ये जिम्मेदारी है कि वो इस अखिल ब्रह्मांड की, इस देश की और इस प्रदेश की भविष्य के बीज को बो रहा है। वो अपने छात्रों को आज जो संस्कार, जो विचार दे रहा है, उन्हीं से कल का भविष्य बनेगा। क्योंकि एक कहावत, एक और पंक्ति है कि जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है। तो उस जवानी को आज जो मार्गदर्शन प्रदान करने वाला कार्य किसी के हाथों में है तो वह अध्यापक के हाथों में है। और इसीलिए शायद हमारे जो पुराने कवि कबीरदास जी हैं वो कह गए कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बवरी नावे हट। निश्चित रूप से एक तो श्रीकांत जी के साथ कविता पाठ मैंने कहा, उसके अलावा हरिओम पंवार जी के साथ बैठ के कविता पाठ करना और उनका वो स्नेह ले लेना। उन्होंने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया और मैं उनके घर पे जाके मुझे भोजन करने का भी अवसर मिला, उन्होंने निमंत्रित किया। उसके अलावा कुमार पंकज जी एक और ऐसा नाम थे जिनसे मिलना मुझे लगा कि हाँ, काव्य की यात्रा की विशालता कितनी विशालता लिए हुए ये क्षेत्र है, इसका एहसास मुझे किसी ने करवाया। तो कुमार पंकज जी के साथ वो छोटी सी एक जो मुलाकात थी उसने करवाया। और मुझे खुशी है कि आज भी मुझे उनका स्नेह मिलता रहता है, उनका प्रेम मिलता रहता है। तो काव्य के क्षेत्र में अर्जुन सिसोदिया जी को सुनना बहुत अच्छा लगा और उनका सानिध्य पाकर मुझे नई प्रेरणा मिली और मैंने कुछ नए शब्द जोड़ लिए। तो इस क्षेत्र के जो महर्षि थे, इस क्षेत्र के जो कुछ साधक थे जिन्होंने वर्षों की तपस्या के उपरांत कुछ ऐसे आयाम पा लिए थे जिनको जो एक मानक तय कर गए कि कविता का क्षेत्र कैसा होना चाहिए या मंचीय कविता कैसी होनी चाहिए। उनके साथ बैठ के उनका कविता पाठ करना या उनके साथ बैठ के उनका सानिध्य में कुछ सीख लेने की जो मुझे अवसर मिले वो अद्भुत थे, वो मेरे लिए विशेष थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पल आए जब श्रोताओं की तरफ से मुझे कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली जो मुझे लगा कि शायद हाँ, मैं आम जनमानस के हृदय तक पहुंचने में कामयाब हो रहा हूँ। मैंने जब भी वतन के वास्ते वाली कविता पढ़ी और मैंने पढ़ा कि गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था, तो कहा ये जाता है कि ये वीर रस की कविता है। लेकिन मैंने जब भी ये पंक्तियां अपनी पढ़ी तो उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे श्रोता हैं उनकी आंखों में आंसू हैं और मैं हमेशा से मुझे लगता था कि इस पे मुझे सबसे ज्यादा तालियां मिलेंगी इस पंक्ति पे कि गया वर्दी पहनकर था तिरंगा उड़ाया था। लेकिन एक बार एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि अवनीश जी, मैं आपको 3-4 बार सुनने आई हूँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आप जब भी ये कविता पढ़ें ताली बजाने के लिए ना कहा करें, क्योंकि आपके निवेदन पर, आपके आग्रह पर ऐसा भी नहीं हो पाता कि हम तालियां न बजा पाएं।
लेकिन इस पंक्ति को सुनने के बाद या आपकी इस कविता को सुनने के बाद मेरा कभी भी ताली बजाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा तो मेरी आंखें नम होती हैं और ये नमी लिए हुए मैं कहाँ तालियां बजा पाऊंगी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि शायद कोई मेरे ऐसे शब्द जुड़ गए हैं या ऐसी मुझसे तुकबंदियां हो गई हैं जो लोगों के दिल तक पहुंच रही हैं, और जो एक कवि का प्रयास होता है शायद उसमें मेरी यात्रा का पहला कदम मैंने ले लिया। मैं किसी को सुझाव देने के लायक अभी अनुभव एकत्र नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे खुद के लिए तय मानक हैं उनमें मैंने खुद के लिए तय किया गया है कि जो भी लिखूंगा मौलिक लिखूंगा, वो चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस काव्य जगत में जो सम्मान है वो मौलिकता का है। और इसीलिए हम तुलसी को आज तक पूछते हैं, क्योंकि उनके मौलिक ज्ञान किसी और रचना से प्रेरित नहीं था। आप प्रेरणा किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी शास्त्र से ले सकते हैं, लेकिन आप जो लिखें वो मौलिक लिखेंगे। मैं जो लिखूंगा वो मौलिक लिखूंगा, ये मेरे लिए खुद का मेरा तय किया हुआ एक मानक है, जिसको मैं हमेशा ताउम्र जिसका पालन करता रहूंगा। ये मेरा खुद से एक वादा है। एक कवि के लिए उसका हर एक शब्द जो उसे ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुआ है हमेशा उसके दिल के करीब होता है। लेकिन हाँ, जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे अच्छी या मेरे जो शुरुआती दिनों में लिखी गई एक कविता थी, जो भगत सिंह के लिए मैंने लिखी थी, कि भगत सिंह कहा जाता है कि अदालत न्याय करती है और अंग्रेजों को अपनी न्याय व्यवस्था पे बहुत गर्व भी था, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के उस न्यायालय ने भगत सिंह को एक आतंकवादी ठहराते हुए उनको सजाए मौत दी। अंग्रेजों के न्यायालय की ये न्याय व्यवस्था में दिया गया निर्णय न्याय है या नहीं, ये तो आप लोग तय कीजिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको सौंपता हूँ कि जब न्याय को देखा बंधा कानून की दीवार में, जब न्याय को देखा बंधा कानून की दीवार में, तलवार ले कूदा कोई इस बेरहम संसार में। जब न्याय को देखा बंधा कानून की दीवार में, तलवार ले कूदा कोई इस बेरहम संसार में। फिर ले पताका विजय की वो चल पड़ा संघार को, फिर ले पताका विजय की वो चल पड़ा संघार को। खामोश हो आकाश भी सुनता रहा झंकार को, खामोश हो आकाश भी सुनता रहा झंकार को। और फिर रक्त की नदियां बही, फिर रक्त की नदियां बही, फिर रक्त जलसा बह चला, फिर रक्त की नदियां बही, फिर रक्त जलसा बह चला। और मुंड चामुंड को समर्पित करता हुआ चहुदिस चला। गूंजा 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 शिखर पर शून्य भी, गूंजा शिखर पर शून्य भी। और हर्ष भी हंसता गया, पर हर्ष की मोहक हंसी में न्याय फिर फंसता गया। गूंजा गूंजा शिखर पर शून्य भी, और हर्ष भी हंसता गया, पर हर्ष की मोहक हंसी में न्याय फिर फंसता गया। न्याय को आजाद फिर कोई नहीं कर पाएगा, न्याय को आजाद फिर कोई नहीं कर पाएगा। अन्याय का डंका अगर ऊंचा उठा रह जाएगा, अन्याय का डंका अगर ऊंचा उठा रह जाएगा। मुझे लगता है कि आज के समाज में भी सबसे प्रासंगिक जो मेरी पंक्तियां हैं, जो समाज के शब्दों को बयां करती है, वो आज भी यही पंक्तियां हैं। हाँ, मेरी एक जो श्रृंगार रस की जिस कविता पे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मिला, वो उस नटवर नंद किशोर की जीवन की घटना थी कि कृष्ण भले ही काले हों, लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड में चारों युगों में हम सब पे जिसका रंग सबसे ज्यादा छाया, तो वो उस नटवर नंद किशोर का था। और वो नटवर नंद किशोर जब कभी राधिका रानी के नयनों पर मोहित हुए होंगे, तो उन्होंने अपने अधर राधिका रानी के नयनों पर रख दिए होंगे। इस घटना से कृष्ण के शंख और बांसुरी कृष्ण से नाराज हो गए, क्योंकि वो कृष्ण के अधरों पे अपना एकाधिकार मानती हैं। तो मैंने उस सबसे डिवाइन जो चुंबन को लिखने की कोशिश की, जो सबसे पवित्र था, जिसकी निर्मलता और जिसके पवित्रता पे कोई संदेह नहीं कर पाता, तो मैं ये पंक्तियां आपको कृष्ण और राधिका के प्रेम के विषय में सौंपता हूं कि दृग मृग सरीखे सजे उस पल, दृग मृग सरीखे सजे उस पल, अधरों पे धरे तो धरे ही रहे। कि दृग मृग सरीखे सजे उस पल, अधरों पे धरे तो धरे ही रहे। और कभी वेणु डरी कभी शंख डरे,
कभी वेणु डरी कभी शंख डरे, नयनों से जरे तो जरे ही रहे। नटवर की नटखट वो छवि भी, नटवर की नटखट वो छवि भी, अवतार में भी भवतार गई। और नयनों में बसी जो छवि हरि की, भव सागर तार के पार गई। नयनों में बसी जो छवि हरि की, भव सागर तार के पार गई। और नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों ने नमन स्वीकार किया। नयनों से मिले दोनों के नयन, नयनों ने नमन स्वीकार किया। और वो हार के भी बलिहार गई, हरि ने नन पे अधिकार किया। हरि की पलकें न रही हरि की, हरि की पलकें न रही हरि की, पलकों में समाए गई राधा। और पलकें जो झुकाई कभी हरि ने, नयनों में दिखाए दई राधा। पलकें जो झुकाई कभी हरि ने, नयनों में दिखाए दई राधा। और वृष भानु सुता ही सजी हरि की, वृष भानु सुता ही सजी हरि की, मुरली के सुरों में समाये हुए। वृष भानु सुता ही सजी हरि की, मुरली के सुरों में समाये हुए। हरि की छवि में भी समाये हुए, हरि अंक को अंक लगाए हुए। और हरि हर ने रची हरि की गाथा, हरि हर ने रची हरि की गाथा। हरि नाम रचा हरि धाम रचा, राधा से वियोग में योग रचा, राधा से वियोग में योग रचा। संयोग से गीता का ज्ञान रचा, राधा से वियोग में योग रचा। संयोग से गीता का ज्ञान रचा। और हरि की रसना ने रची मुरली, हरि की रसना ने रची मुरली, मुरली ने रची हरि रास की माया। और हरि नाम पे ही हरि हार गए, हरि नाम पे ही हरि हार गए। हरि नाम लिया हरि मंत्र ही गाया, हरि नाम पे ही हरि हार गए। हरि नाम लिया हरि मंत्र ही गाया।